उषा के पति ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया, इसलिए वह गांव से शहर आ गई थी। उस घर के पड़ोस में एक बड़ा सा घर था जो बहुत सुंदर था। उसने अपने गांव में इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा था। उस घर में दिन भर शांति छाई रहती थी। रात को लाइट जलती थी, तब पता चलता था कि उसमें कोई रहता है, मगर कौन रहता है वह यह देख नहीं पाई थी। एक दिन उसका 10 साल का बेटा संजू बोला, मम्मी, उस घर में एक बूढ़ा रहता है, उसने सब्जी मंगवाई है। उषा ने सोचा कि घर का चौकीदार होगा, तो इसलिए कटोरी भर कर सब्जी की भेज दी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह चौकीदार नहीं, घर का मालिक है। उस दिन के बाद एक सिलसिला सा बन गया था। वह आदमी लगभग रोज ही सब्जी मांगने लगा। उषा के पति मजदूर थे, पूरे महीने काम भी नहीं मिलता था। इस कारण से रोज घर में सब्जी नहीं बनती थी। कभी कभी वह लाल मिर्च या हरी मिर्च को भी तलकर सब्जी की पूर्ति कर लिया करते थे। बेटा जब कटोरी लेकर आता तो जो भी रोटी के साथ खाने के लिए होता वह कटोरी में डालकर भेज देती थी। कभी कभी वह बूढ़ा आदमी सब्जी के साथ साथ रोटी भी मांग लेता था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन बेटे ने बताया कि बूढ़े दादा के घर में सिलाई मशीन रखी हुई है। उषा ने बेटे से कहा कि दादा से बोले कि मम्मी ने मशीन मंगाई है। फिर वह अपने 8 साल की बहन परी के साथ गया और मशीन उठाकर ले आए। उषा सिलाई करना जानती थी। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उषा को जानने लगी थी और उसका काम चल निकला था। अब वह दोनों वक्त बूढ़े दादा को खाना भेज दिया करती थी। एक रोज़ संजू ने बताया कि दादा बीमार हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं। तब पहली बार उषा उस घर के अंदर गई। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बेड पर सोया छत को टकटकी लगाए देख रहा था। उषा बोली, दादाजी कैसे हो? दादाजी ने उषा की तरफ अजनबी की तरह देखा। वह बोली, मैं संजू और परी की मम्मी हूँ। दादाजी ने उषा की तरफ भरी आंखों से देखा, फिर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उषा बोली, तबीयत खराब है क्या दादाजी? दादाजी कुछ बोले नहीं, मगर उनकी बहती आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया था। उषा ने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि बड़े घरों में रहने वाले भी इतने दुखी हो सकते हैं। वह उन्हें अस्पताल लेकर गई। 2 दिन के इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद उषा उन्हें रोज़ संभालने लगी। घर बहुत गंदा रहता था, इस कारण वह सफाई भी कर आती थी। दादाजी ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। शुरू में वह बेटों के पास रहने गए थे, मगर कुछ दिनों बाद ही बेटे उन्हें वापस छोड़ गए थे। 5 साल हो गए हैं। बेटे ना तो मिलने आते हैं और ना ही पैसे भेजते हैं। उनकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है। बिल जमा ना करने के कारण घर की बिजली भी कट चुकी है। उन्होंने उषा से आग्रह किया कि वह उनके घर जाकर रहे। उषा के घर वाले बेघर लोग थे, एक कमरे के किराए के घर में रह रहे थे। पति से कहा तो वह मान गए और उषा अपने परिवार के साथ दादाजी के घर में रहने लगी। बिजली कनेक्शन भी वापस जुड़वा दिया और उनके साथ परिवार की तरह रहने लगे। अब उषा के बच्चों को दादा मिल गया था और दादाजी को पोता पोती और बेटा बहू मिल गए थे। जल्दी से उनकी सेहत में सुधार होने लगा। घर बहुत बड़ा था, काफ़ी कमरे खाली पड़े थे। इस कारण उषा ने कुछ और महिलाओं को साथ रखकर सिलाई करने लगी। अब उषा कॉन्ट्रैक्ट पर कपड़ा सिलने का काम करने लगी। इस बीच लोगों के मुंह से सुना कि दादाजी के बेटे आए थे, मगर बाहर से ही वापस चले गए, घर के अंदर नहीं आए। उषा का सिलाई का काम बहुत बढ़िया चल निकला था। उसने इतने रुपए कमाए कि अपना नया घर खरीद लिया, मगर रहती तो वह दादाजी के घर में ही थी। उसे उनके घर में रहते हुए 10 साल हो गए थे। फिर वह वक्त भी आया जब दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया, कपड़ों में ही मल मूत्र करने लगे थे। जब उषा उनकी देखभाल करती तो वह रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते, बेटा ईश्वर तुम्हें जन्म जन्मों तक सुखी रखे। फिर एक दिन वह इस स्वार्थी संसार को अलविदा कहकर चले गए। अभी उनको गुजरे हुए 5 दिन ही हुए थे कि उनके बेटे बहू आ गए। उन लोगों ने उषा को घर खाली करने को कह दिया।
तो उन्होंने घर खाली कर दिया। वह अपने नए घर में आ गए, मगर कुछ दिनों के बाद उनके बेटे वापस उषा के पास आए और बोले, हमारा घर हमें वापस कर दो। उषा ने कहा, घर खाली कर तो आई हूँ, अब क्या चाहिए। तब वह बोले, पापा वह घर तुम्हारे नाम कर गए हैं, तुम उसे वापस हमारे नाम पर करो। तब उसे याद आया कि दादाजी ने एक बंद लिफाफा दिया था संभाल कर रखने के लिए। तब वह उषा ने लिफाफा उनके बेटों के सामने ही खोला था। उसमें घर के कागज़ों के अलावा एक और कागज़ था। उस पर लिखा था, बेटी मैंने यह घर तुम्हारे नाम कर दिया है, अगर अब तुम इसे रखना ना चाहो तो किसी संस्था को दान कर देना, मगर किसी भी सूरत में यह घर मेरे नालायक बेटों को मत देना। नीचे दादाजी के हस्ताक्षर थे। खत पढ़कर बेटों का मुंह उतर गया। वह कोर्ट में देख लेने की धमकी देकर चले गए। उषा जानती थी कि वह दादाजी की अर्जित संपत्ति है, कोर्ट का फैसला भी उसी के पक्ष में आएगा। फिर उषा ने अपने पति से बात की कि वह दादाजी के घर का क्या करे, तो उसके पति ने कहा कि अगर वे लोग अपने पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं निभा पाए तो उस संपत्ति पर उनके बेटों का अधिकार कैसे हो सकता है। अगर दादाजी ये चाहते थे कि उस संपत्ति को तुम रखो तो तुम्हें रख ही लेना चाहिए, क्योंकि तुमने उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से की है। आखिर 10 साल तक तुमने उन्हें अपने बाप का दर्जा दिया और उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बहू माना था। अगर तुम यह चाहती हो कि संपत्ति किसी संस्था को दे देनी चाहिए, तो उस समय वह संस्थाएं कहाँ थी जब दादाजी को सेवा की ज़रूरत थी। तब तुम और तुम्हारा परिवार ही तो था उनकी सेवा करने के लिए। तो क्या तुम स्वयं सेवी संस्था नहीं? जब दादाजी ने खुद अपने बेटों को उनके हक से वंचित रखा, तो किसी और संस्था का क्या हक है? फिर तुमने उनसे कुछ मांगा तो नहीं, और ना ही तुमने उम्मीद रखी थी, तो फिर क्या सोच रही हो? अगर दादाजी अपनी जायदाद किसी को देना ही चाहते तो स्वयं देते। जो उन्होंने किया ठीक किया, आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। वैसे भी दादाजी के बेटे बहू कुछ नहीं कर सकते। पिछले 15 सालों से तो उन्होंने अपने पिता की सुध नहीं ली, तो अब सिर्फ संपत्ति के लिए कोर्ट जाते हैं तो जाएं, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।